हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे इंडिकेट कर दीजिए। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से मुझे एक बार इंडिकेट कर दीजिए, फिर हम आज के लेक्चर की शुरुआत करना चाहेंगे। चलिए बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने 11th क्लास की फिजियोलॉजी का एक बेहद दिलचस्प टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो है स्टार लेक्चर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आज हमने माँ को, आपको माँ तो याद होगा बच्चों, मिशन एम्स की बात कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे आज हमने माँ को जो है स्टार में रखा है। बेटा जी, स्टार यूं ही हर किसी को नहीं कहा जाता। स्टार उसे कहा जाता है जो भीड़ से अलग होकर चमकने की हिम्मत रखता है। मैं विश्वास मानता हूं एमजे सर स्टार हैं, एक दिन आप सुपर स्टार होंगे। बच्चों, स्टार लेक्चर वो होता है जो पूरा ध्यान से सुनना होता है, एक एक वर्ड समझना होता है, और जहां से मेन एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों स्टार लेक्चर, पर उससे पहले एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूं जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, एमजे सर की क्लास का टारगेट होता है क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, फिर बाद में आप जो है अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पिछली क्लास में जो पढ़ा था जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सुने, हम चाहते हैं बच्चों, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से एक बार इंडिकेट कर दीजिए, फिर हम आज की क्लास को शुरू करना चाहेंगे। स्टार लेक्चर बाय स्टार टीचर, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। चलिए बच्चों, आज हम रिवाइज करते हैं, ध्यान सुने। हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स, हम चाहते हैं, आप ध्यान से सुने, हम चाहते हैं हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, आपस में इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, बार बार इसलिए नहीं बोलना है कि गले में दर्द हो जाए, बार बार इसलिए बोलना है क्लास के अंदर ही आपको पूरा टॉपिक याद हो जाना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर अपना फोकस करेंगे। नोट्स को लेकर परेशान ना हो, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान सुनना। हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें? होम्योस्टेसिस। उन सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है बेटा जी, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। आपको मालूम है नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन की मदद से अपने टारगेट के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना के नर्व इंपल्स भेज के क्विक कोऑर्डिनेशन करवाता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड और लिम्फ की मदद से हार्मोन नाम के केमिकल भेज के नर्वस की तुलना में स्लो कोऑर्डिनेशन करवाता है। बच्चों, फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं, रिवीजन चल रहा है, थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएं। सुने, याद कीजिए, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और दोनों मिलकर कुछ इस तरह से काम करते हैं कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसलिए इन दोनों को कहा जाता है इंटीग्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। और याद कीजिए, ये कुछ इस तरह से काम करते हैं ताकि बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम सिंक्रोनाइज फैशन में काम कर सकें। बच्चों, मैं फिर दोहराता हूं, कोशिश करेंगे क्लास में याद हो जाना चाहिए, यही तो एमजे स्टार का जलवा है। तो मैं आपको एनसीईआरटी की जो है लाइन पढ़कर बता रहा हूं, आप ध्यान सुनना। In human body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. याद कीजिए बेटा, the neural system provides an organized network of point to point connection for a quick coordination, whereas endocrine system provides chemical integration through hormones। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर एनसीईआरटी का हेडिंग था बेटा जी, पेज नंबर 231 पर आ चुके थे, हेडिंग लिखा हुआ था न्यूरल सिस्टम। याद करने की कोशिश कीजिए, मेहनत चल रही है, आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। याद कीजिए, लिखा हुआ था द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट सेंसिटिविटी, रिसीव एक्साइटेबिलिटी, ट्रांसमिट कंडक्टिविटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। फिर याद कीजिए बच्चों, एनसीईआरटी जो है हाइड्रा, इंसेक्ट्स और वर्टिब्रेट्स के न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा कंपेयर करती है। उसके बाद हेडिंग लिखा हुआ था बच्चों जी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। याद कीजिए, हम अपने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, समय कम है फिर भी मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं बच्चों। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट
जो हमारी बॉडी में सेंट्रल एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड होता है वो कहलाता है बेटा जी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। याद कीजिए उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है। मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। अब याद करो बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स एसोसिएटेड होती हैं, चाहे वो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हो सकती हैं, चाहे वो 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स हो सकती हैं, और याद कीजिए बेटा यही नर्व्स चारों दिशाओं में फैलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। और याद कीजिए पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम का क्या फंक्शन है, इट ड्रॉस कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब याद कीजिए बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सीएनएस और ऑर्गन्स को जोड़ता है। अब चूंकि ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं, कुछ वॉलेंटरी जैसे कि स्केलेटल मसल, कुछ इनवॉलेंटरी जैसे कि विसरल ऑर्गन, स्मूथ मसल, तो उस बेसिस पर पीएनएस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जल्दी से आप मुझे बताएंगे पीएनएस का वो पार्ट जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वॉलेंटरी ऑर्गन्स को जोड़ता है वो कहलाता है बच्चों जी सोमेटिक नर्वस सिस्टम। लिखना नहीं है, वहीं बैठे बैठे आप मेरा साथ दे सकते हैं, बोल सकते हैं। और याद कीजिए पीएनएस का वो पार्ट जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को जोड़ता है वो कहलाता है बेटा जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और याद कीजिए ये जो कम्युनिकेशन होता है बेटा जी ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऑर्गन से सीएनएस सेंसरी यानी कि एफरेंट, और सीएनएस से ऑर्गन मोटर यानी कि इफरेंट। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और चीज याद करने की कोशिश करो बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो मोटर पार्ट होता है उसको दो में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर मैंने आपको यह भी कहा था वैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही बेटा जी दूसरा नाम होता है विसरल न्यूरल सिस्टम, पर आपकी एनसीईआरटी अलग से लिखती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और विसरल ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, जो कि बहुत सारे नर्व्स, फाइबर्स, प्लेक्सेस, गैंग्लिया और दूसरे न्यूरल टिश्यू से मिलकर बनता है, वो कहलाता है बेटा जी विसरल न्यूरल सिस्टम। अब मैंने अगला हेडिंग शुरुआत की थी बच्चों, दैट इज नर्वस टिश्यू। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? जल्दी से मुझे इंडिकेट करें, फिर मैं आज के स्टार लेक्चर को स्टार तरीके से शुरुआत भी तो करना है बच्चों। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनो बच्चों, मैंने आपको कहा था चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, बनेगा किसका बच्चों? नर्वस टिश्यू का। और नर्वस टिश्यू में दो चीजें होती है, न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल। याद करो बच्चों, जो न्यूरोग्लियल है वो अलग अलग हो सकते हैं, पूरा रिवीजन चल रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तीन टाइप के हो सकते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लियोसाइट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम स्वान सेल की बात करें बेटा, और भी न्यूरोग्लियल हो सकते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब याद करने की कोशिश करो, जो एस्ट्रोसाइट होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, जो माइक्रोग्लियल सेल होते हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं, स्कैवेंजर होते हैं, फेगोसाइट होते हैं, और बेहद इंपॉर्टेंट जो काम सीएनएस के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट का होता है वही काम बेटा पीएनएस के अंदर स्वान सेल का होता है। और फंक्शन क्या होता है बेटा जी? न्यूरॉन के चारों तरफ माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना, माइलिन शीट का प्रिजर्वेशन करना। अब माइलिन शीट कैसे बनती है वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपसे कहा था बेटा जी चाहे वो सीएनएस हो, जान लगानी है, चाहे पीएनएस हो, दोनों बनते हैं नर्वस टिश्यू के। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन तो होगा बेटा समझो, पर न्यूरोग्लियल अलग अलग हो सकते हैं। अब याद करो न्यूरॉन जो है उसको नर्व सेल कहा जाता है। इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स। याद कीजिए सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है और एक्सॉन होता है। और हम डिस्कस कर चुके हैं डेंड्राइट्स में सेंट्रीपिटल कंडक्शन होता है जबकि एक्सॉन में सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन होता है। वो कंडक्शन कैसे होगा हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। याद करने की कोशिश करो बच्चों, सेल बॉडी का वो पार्ट जहां से एक्सॉन अराइज होता है उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। याद कीजिए ये वही पोर्शन है जहां पर नर्व इंपल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, न्यूरॉन के अंदर, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स के अंदर एक जो है क्लस्टर्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलोंग विथ फ्री राइबोसोम्स मिलता है जिसे कहा जाता है बेटा जी निसल्स ग्रेन्यूल। बच्चों रिवीजन चल रहा है, एंड निसल ग्रेन्यूल जो है वो क्लस्टर्स ऑफ आरईआर प्लस फ्री राइबोसोम्स होते हैं। तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। हमने न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था बेटा, फंक्शन के बेसिस पर सेंसरी न्यूरॉन हो सकते हैं, मोटर न्यूरॉन हो सकते हैं। याद कीजिए न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पर न्यूरॉन दो टाइप के हो सकते हैं, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकालते हैं उन्हें एक्साइटेटरी न्यूरॉन कहा जाता है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकालते हैं उन्हें इनहिबिटरी न्यूरॉन कहा जाता है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, कम से कम एनसीईआरटी वाले आपको याद होने चाहिए। याद कीजिए बेटा, ऐसा न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन होता है यूनिपोलर कहलाता है, जो कि एम्ब्रायनिक स्टेज में देखने को मिलता है।
ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है वो बाइपोलर कहलाता है, जो हमें रेटिना में और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में देखने को मिलता है। और लास्ट में याद कीजिए बेटा, ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन एंड मोर देन वन डेंड्राइट्स होते हैं वो कहलाता है बेटा जी मल्टीपोलर न्यूरॉन। एनसीईआरटी कहती है मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी पिछली क्लास थी, मैं उम्मीद करता हूं आप रिवीजन कर चुके होंगे। अब आज के स्टार लेक्चर की शुरुआत करता हूं। बेहतरीन लेक्चर होगा, मेन एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए, तो एनसीईआरटी आपके पास खुली होनी चाहिए बच्चों। जो मॉड्यूल है वो पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको शेयर हो चुका है, लिखने का समय भी आपके एमजे सर आपको जरूर देंगे। तो आइए स्टार लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार। एक बेहतरीन टॉपिक से आज के लेक्चर की शुरुआत करता हूं बेटा, दैट इज माइलिनोजेनेसिस। आइए शुरुआत करते हैं माइलिनोजेनेसिस। ध्यान सुना बेटा ना, पहले समझते हैं बेटा जी माइलिनोजेनेसिस क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ध्यान सुने। व्हाट इज माइलिनोजेनेसिस, पहले हम परिभाषा की बात करते हैं, सुनना बेटा। सिस का मतलब होता है प्रोसेस, जन का मतलब होता है जनरेशन, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ माइलिन शीथ। बेटा समझें माइलिनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, पहले परिभाषा समझना। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, स्टार लेक्चर बाय वन ऑफ योर फेवरेट्स एमजे स्टार सर। ध्यान सुनो बेटा, व्हाट इज माइलिनोजेनेसिस डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ माइलिन शीथ, द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, द प्रोडक्शन ऑफ माइलिन शीथ, द डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ, वो कहलाता है माइलिनोजेनेसिस। अब स्टेटमेंट ध्यान सुनो बेटा, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ, मैंने वर्ड यूज किया है कभी कभी, यानी समझे बच्चों, हर बार माइलिन शीथ का डिपोजिशन हो ये जरूरी नहीं है। पहले बात तो समझो बच्चों, मान लेते हैं ये एक न्यूरॉन है, समझे तो बच्चों, मान लेते हैं ये न्यूरॉन है, ये सेल बॉडी वाला पार्ट है, ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट है, और ये एक्सॉन वाला पार्ट है। बच्चों एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। थोड़ा ध्यान सुनना, अब समझे बच्चों। वापस बात करता हूं, व्हाट इज माइलिनोजेनेसिस, ध्यान सुने। व्हाट इज माइलिनोजेनेसिस, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ, आराम से पढ़ेंगे बच्चों, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ स्फिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी, बेटा जैसे लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है, उसी तरह से स्फिंगोमाइलिन भी एक तरह का फॉस्फोलिपिड होता है। तो ध्यान सुनो बच्चों, व्हाट इज माइलिनोजेनेसिस, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ स्फिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी एक सफेद रंग की चादर लिपट जाती है, एक व्हाइट कलर की शीट लिपट जाती है, वही शीट क्या कहलाती है बेटा, माइलिन शीट। एक चीज ध्यान सुने, माइलिन शीट का कलर जो है बेटा वो व्हाइट होगा, जो कि अगली क्लास में हमें जो है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर को डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो वापस से बोल रहा हूं, व्हाट इज माइलिनोजेनेसिस, लिखना नहीं है, ध्यान सुनो बच्चों। कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ स्फिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी एक सफेद रंग की चादर लिपट जाती है। वो जो सफेद रंग की चादर लिपटती है उसी को कहा जाता है बेटा माइलिन शीथ। और ऐसा न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीथ होती है वो कहलाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, और ऐसा न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीथ नहीं होगी वो कहलाता है बेटा जी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। वापस से बोल रहा हूं, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ स्फिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी एक सफेद रंग की चादर लिपट जाती है, वो चादर कहलाती बेटा माइलिन शीथ। तो ऐसा न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीथ होगी वो कहलाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, और ऐसा न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीथ नहीं होगी वो कहलाएगा बेटा जी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब मैंने आपसे क्या कहा, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ। अब बेटा न्यूरॉन में तो सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, तो डाउट ये आना चाहिए कि न्यूरॉन के किस पार्ट के चारों तरफ। तो ध्यान सुना बेटा, न्यूरॉन पर अगर माइलिन शीट चढ़ेगी तो 100% सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन के चारों तरफ चढ़ती है। यानी समझना बेटा, जो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स हैं इन पर कभी भी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर माइलिन शीथ चढ़नी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सॉन के चारों तरफ जो है चढ़ती है। तभी तो मैं कह सकता हूं बेटा जी जो नेकेड न्यूरॉन होता है वो निसल्स ग्रैन्यूल की वजह से ग्रे कलर का दिखता है। तो कंफर्म है बेटा जी सेल बॉडी और डेंड्राइट्स ये तो हमेशा ग्रे कलर के दिखेंगे, पर जो एक्सॉन है अगर वो नॉन माइलिनेटेड होगा तो ग्रे दिखेगा, पर अगर वो माइलिनेटेड होगा तो फिर वो व्हाइट कलर का आपको दिखेगा। तो वापस से स्टेटमेंट दोहराता हूं, व्हाट इज माइलिनोजेनेसिस, कभी कभी न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों तरफ, कभी कभी न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों तरफ स्फिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी एक सफेद रंग की चादर लिपट जाती है, वही क्या कहलाती है बेटा जी माइलिन शीथ। और ऐसा न्यूरॉन जिसके एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ होगी वो कहलाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिस पर माइलिन शीथ नहीं होगी वो कहलाएगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब मैंने आपको माइलिनोजेनेसिस की डेफिनेशन बता दी, अब समझते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइलिनोजेनेसिस। आखिर हम एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ का डिपोजिशन क्यों करते हैं, मैं आपको समझाता हूं बच्चों, समझना।
जैसे मान लो बेटा जी ये एक्सॉन है, चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं बेटा जी ये एक्सॉन है, वैसे ये एक्सॉन नहीं है बेटा, ये जो है बस कार्डबोर्ड का बना हुआ है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझें। जैसे मान लेते हैं ये एक्सॉन है, अंदर होलो स्ट्रक्चर है, अंदर तो एक्सोप्लाज्म होगा। अब समझें, ये चारों तरफ जो आपको दिख रहा है बेटा जी, ये क्या है? ये एक्सोलेमा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस एक्सोलेमा पर मैंने इस तरह से कुछ होल्स बना रखे हैं। तो ये होल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आयन चैनल्स को। बेटा यही वो चैनल है जहां से एक्सोलेमा के अक्रॉस चार्ज का फ्लो होता है। अब आप समझने की कोशिश करना, मान लो मेरा जो हाथ है ये वो सफेद रंग की चादर है। अब समझना माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है बेटा। जहां पर भी माइलिन शीथ इस तरह से एक्सॉन को कवर करेगी, आप देख पा रहे होंगे जहां पर माइलिन शीथ आ चुकी है वहां पर वो आयन चैनल्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो वहां से चार्ज का फ्लो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर आप देख पा रहे हैं माइलिन शीथ है, तो जहां पर भी माइलिन शीथ होगी वहां से चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, माइलिन शीथ का फंक्शन है ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करती है। इसका मतलब ये हुआ जहां पर भी माइलिन शीथ होगी वहां से चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और जहां माइलिन शीथ नहीं होगी वहां से चार्ज का फ्लो हो सकता है। वापस रिपीट करता हूं बच्चों, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ स्फिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी एक सफेद रंग की चादर लिपट जाती है जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है। ऐसा न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीथ है वो कहलाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन। ऐसा न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीथ नहीं है वो कहलाएगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये तो समझ में आ गया। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है बेटा? माइलिन शीथ का फंक्शन होता है जहां भी माइलिन शीथ होगी वहां से चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं माइलिन शीथ एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इसका मतलब माइलिन शीथ प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। तो माइलिनोजेनेसिस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। माइलिन शीथ का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है वो सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूं बेटा जी आखिर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, पीएनएस के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं बेटा जी स्वान सेल, जबकि सीएनएस के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, तैयारी एम्स दिल्ली की है, तैयारी 720 की है, तो अब सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। क्लास में जो जो पढ़ाया जा रहा है वो डिसिप्लिन से पढ़ना होगा। बेटा नीट 2017 का सवाल था, ये सवाल पूछा गया था कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है। आंसर था स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। और आपको पता है बच्चों एनसीईआरटी में ओलिगोडेंड्रोसाइट शब्द तक मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ स्वान सेल मेंशन है। तो मैं दोहराता हूं बच्चों, अपने टीचर्स पर अंधा विश्वास कीजिए। जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, बाकी एनसीईआरटी मॉड्यूल 100% हम कवर करेंगे। तो वापस बोल रहा हूं, माइलिनोजेनेसिस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, माइलिनोजेनेसिस का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया। माइलिन शीथ बनाता कौन है नीट 2017 का? तो यही सवाल था बेटा जी कि पीएनएस के अंदर स्वान सेल बनाते हैं जबकि सीएनएस के अंदर जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूं ताकि आप समझ पाएंगे नोड्स ऑफ रेनवियर किसे कहा जाता है, ताकि आप समझ पाएंगे न्यूरिलेमा किसे कहा जाता है, ताकि बाद में आप समझ पाएंगे सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है। तो आइए बच्चों मैं आपको समझाता हूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है। अब ध्यान सुना, पहले आप डायग्राम को समझने की कोशिश करो बेटा जी। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक न्यूरॉन बना रखा है, ध्यान से देखिए। ये सेल बॉडी वाला पोर्शन है, इधर डेंड्राइट्स वाला पोर्शन है, ये एक्सोन वाला पोर्शन है। बेटा ये जो आपको दिख रही है ये एक्सोलेमा है, ये जो दिख रही है एक्सोलेमा है, और अंदर एक्सोप्लाज्म होगा। आप ये न्यूरॉन का कट सेक्शन देख रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना। बेटा मैंने आपसे क्या कहा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करेगा बेटा जी? स्वान सेल करेंगे। समझो बेटा, स्वान सेल नाम में सेल है, यानी बेटा स्वान सेल वो भी तो एक सेल है। जिस तरह से न्यूरॉन एक सेल है बेटा स्वान सेल भी तो एक सेल है। अब समझना, जैसे न्यूरॉन एक इलोंगेटेड सेल है बेटा जी, स्वान सेल भी एक इलोंगेटेड सेल होता है। जैसे कि मैंने यहां पर स्वान सेल का डायग्राम बनाया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर दोहराता हूं, जो सिलेबस में है वो बेहतरीन अंदाज में हमें पढ़ना है। तो ध्यान सुना बेटा, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करेगा? स्वान सेल। तो बेटा जिस तरह से न्यूरॉन एक सेल है, स्वान सेल भी तो सेल है। तो समझना स्वान सेल कैसा होता है, ऐसा इलोंगेटेड होता है। आप देख पा रहे होंगे ये स्वान सेल का न्यूक्लियस वाला पोर्शन है और ये स्वान सेल में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब समझने की कोशिश करो बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं स्वान सेल को दो पार्ट में डिवाइड करूं, टकाटक नजरें जुड़ी होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं स्वान सेल को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर स्वान सेल का न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पार्ट है,
जबकि नीचे श्वान सेल का नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पार्ट है। बेटा ये न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, जबकि नीचे वाला सिर्फ साइटोप्लाज्मिक वाला पार्ट है। अब समझने की कोशिश करना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा समझो, चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, ध्यान सुना बेटा, चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, बनेगा तो नर्वस टिश्यू का, और नर्वस टिश्यू है तो न्यूरॉन को सपोर्ट देने के लिए चारों तरफ न्यूरोग्लियल तो होने ही चाहिए। अरे बेटा न्यूरॉन को सपोर्ट देने के लिए न्यूरोग्लियल तो होने चाहिए। अब याद करो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आपके पास तीन तीन ऑप्शन है ना बेटा जी, वहां एस्ट्रोसाइट भी तो हो सकता है, वहां ओलिगोडेंड्रोसाइट भी तो हो सकता है, माइक्रोग्लियोसाइट भी तो हो सकता है, पर नीट के सिलेबस के हिसाब से पीएनएस में तो आपके पास एक ही तो न्यूरोग्लियल है, दैट इज स्वान सेल। तो स्टेटमेंट ध्यान सुना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन के चारों तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन के चारों तरफ सपोर्ट देने के लिए स्वान सेल तो होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, मैं क्या कह रहा हूं, नर्वस सिस्टम है तो नर्वस टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू होगा तो न्यूरॉन के चारों तरफ न्यूरोग्लियल तो होंगे ना बेटा जी। अब चूंकि पीएनएस में आपके पास एक ही तो ऑप्शन है, कौन सा, स्वान सेल, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन के चारों तरफ स्वान सेल तो होगा। अगर वो माइलिन बना दे तो माइलिनेटेड, नहीं बनाए तो नॉन माइटेड। बेटा एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करते हैं, समझें। अरे बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में एक ही तो न्यूरोग्लियल का ऑप्शन है, दैट इज स्वान सेल, और न्यूरॉन के चारों तरफ सपोर्ट देने के लिए न्यूरोग्लियल तो होना ही चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का कोई भी न्यूरॉन हो उसके चारों तरफ स्वान सेल तो होगा। ये जो आपको पीले कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा जी, स्वान सेल को। और समझो ये जो येलो कलर का डॉट है, ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ द स्वान सेल। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो कि ये जो है स्वान सेल है, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, स्वान सेल जो है कुछ इस तरह का है, समझें। ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, समझो ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है बेटा, मान लो ये न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है। वैसे मुझे यहां पर व्हाइट कलर का रिबन यूज करना चाहिए था, क्योंकि माइलिन शीट बेटा जी व्हाइट कलर की बनेगी, पर मेरी बिटिया के फोल्डर में मुझे येलो कलर का रिबन मिला, तो मैं जल्दबाजी में येलो ले आया। तो समझने की कोशिश करना, ये जो आपको राउंड दिख रहा है ये तो न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है, और जो येलो कलर का रिबन दिख रहा है ये क्या बेटा, नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है। अब समझने की कोशिश करना, पहले आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो बेटा, आप डायग्राम को समझने की कोशिश करें, ये डायग्राम आपको ऐसे क्यों दिख रहा है। मान लो इस तरह से एक्सॉन है, चलो मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं ये एसी का रिमोट है, जो मिलेगा उससे मेहनत करेंगे। मान लो बेटा ये एसी का रिमोट है, मान लेते हैं ये एक्सॉन है, समझो। मान लो ये मेरा हाथ जो ये स्वान सेल है, स्वान सेल देखो उस पर ऐसे लिपटा हुआ है। अरे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन के चारों तो स्वान सेल तो होगा। अब देखो बेटा, मान लो ये स्वान सेल लिपटा हुआ है, आप डायग्राम कैसे देख रहे हो, इसको ऐसे कट करके देख रहे हो। अब जब आप कट कर कर देखोगे तो आपको एक्सॉन कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक्सॉन कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ध्यान से देखो स्वान सेल के आपको दो कट सेक्शन दिखेंगे, एक ऊपर की तरफ दिख रहा है और एक नीचे की तरफ दिख रहा है, और ये ऊपर आपको स्वान सेल का न्यूक्लियस दिख रहा है। मुझे इतना बता दीजिए, ये जो दो लाइन आपको दिख रही है ऊपर नीचे, जल्दी से लिखकर बताएंगे ये एक स्वान सेल है या दो स्वान सेल है, जल्दी से बताइए बच्चों। ये जो आपको यहां पर दो लाइन दिख रही है ऊपर और नीचे की तरफ, ये एक स्वान सेल है या फिर दो स्वान सेल है, जल्दी से मुझे लिखकर बताइए। बेटा आप देख पा रहे हैं ये जो है एक स्वान सेल है। अब डायग्राम को समझने की कोशिश करना, समझें बेटा जी। मान लेते हैं ये रहा एक्सॉन, मान लेते हैं बेटा ये रहा एक्सॉन, समझने की कोशिश करना। और मान लेते हैं बेटा ये जो है ये है स्वान सेल। अब समझो मैंने आपसे क्या कहा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन पर स्वान सेल तो होगा। तो ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं बोर्ड पर, वो कुछ इस तरह से है बेटा, वो कुछ इस तरह से। तो ध्यान से देखो, आपको एक्सॉन के चारों तरफ स्वान सेल दिख रहा है, और ये ऊपर जो व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन है, ध्यान से देखो, जो कि एक्सॉन के ऊपर आ चुका है। ये देखो ये जो है ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन है। अब ध्यान से सुनना, मुझे इतना बता दो, अभी फिलहाल आप यहां पर देखो बेटा, वापस बोल रहा हूं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन पर स्वान सेल तो होगा। मुझे इतना बता दीजिए, अभी ये स्वान सेल टाइटली लिपटा हुआ है या लूजली लिपटा हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दीजिए कि ये स्वान सेल अभी टाइटली लिपटा हुआ है या लूजली लिपटा हुआ है। भैया यहां पर ही बंद हो गया ना। मुझे जल्दी से बता दीजिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन पर स्वान सेल तो होगा।
मुझे देखकर बताइए कि एक्सॉन के चारों तरफ ये जो स्वान सेल है ये टाइटली लिपटा हुआ है लूजली? बेटा आप देख पा रही है लूजली है, और अगर लूजली लिपटेगा तो यहां पर इंसुलेशन नहीं होगा। अरे बेटा आयन चैनल्स ओपन है तो चार्ज का फ्लो हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर जो है स्वान सेल तो है पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जैसे आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, एक्सॉन के चारों तरफ स्वान सेल तो है पर स्वान सेल जो है बेटा जी वो लूजली लिपटा हुआ है, और अगर लूजली रैप होगा तो आयन चैनल्स ब्लॉक नहीं होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन नहीं होगा। यानी समझो स्वान सेल तो है पर यहां पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यानी कि जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है इट इज ऑल्सो एनवेलप्ड बाय द, इट इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय द स्वान सेल। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब समझाता हूं माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना बेटा। मैंने आपसे क्या कहा, पेरीफेरल नर्व सिस्टम के हर न्यूरॉन पर स्वान सेल तो होगा। अब मान लो बेटा स्वान सेल है, अब ध्यान से देखना जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है वो तो ऊपर रह गया, पर जो इसका नॉन न्यूक्लिएटेड पोर्शन है अब देखो ये टाइटली रैप होना शुरू होगा। ध्यान से देखना बेटा, वो देखो टाइटली रैप हो गया कुछ इस तरह से, एक लेयर बन चुकी है बेटा। अगर टाइटली रैप हो गया, आप देख पा रहे हैं अगर टाइटली रैपिंग हो जाएगी तो आयन चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, और अगर आयन चैनल्स ब्लॉक हो गए इसका मतलब क्या बन चुकी है, माइलिन शीथ बन चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों यहां पर स्वान सेल जो है वो टाइटली रैप हो चुका है, एक रैपिंग हो गई, फिर मान लो इस तरह से एक बार और रैप हो गया, फिर इस तरह से एक बार और रैप हो गया। मुझे देखकर बताओ यहां पर न्यूक्लियस वाला पोर्शन रैप हो रहा है या नॉन न्यूक्लिएटेड पोर्शन? तो आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस तो ऊपर रह गया है बेटा, सिर्फ नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पोर्शन रैप हो रहा है, और उसी के टाइटली रैप होने की वजह से यहां पर आप देख पा रहे हैं मल्टीपल शीट्स बन चुकी हैं, और यही क्या कहलाता है बेटा जी, माइलिन शीथ। क्या कहलाता है ये, माइलिन शीथ। मैं आपको इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना बेटा जी। माइलिन शीथ का मकसद है चार्ज का फ्लो रुकना चाहिए। तो ध्यान से देखो स्वान सेल जो है यहां पर देखो टाइटली रैप हुआ, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा इमेजिन करना, ये सबसे अंदर वाली लेयर है सिर्फ साइटोप्लाज्मिक लेयर। देखो स्वान सेल टाइटली लिपटा, फिर यहां पर देखो एक बार और लिपटा, कुछ इस तरह से कंसेंट्रिक लेयर्स बनती चली जाएंगी। तो ध्यान से देखिए ऐसी बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर्स बन चुकी हैं, और ये जो नॉन न्यूक्लिएटेड ओनली साइटोप्लाज्मिक शीथ ऑफ स्वान सेल है इन्हीं को कहा जाता है बेटा जी माइलिन शीथ। क्या कहा जाता है इनको, माइलिन शीथ कहा जाता है। और आप ध्यान से देखो अगर माइलिन शीथ है तो वहां पर आयन चैनल्स ब्लॉक हो चुके हैं, वहां से चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और ऐसा न्यूरॉन क्या कहलाएगा बेटा जी, माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो आप देख पा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो माइलिनेटेड न्यूरॉन हो चाहे वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, स्वान सेल तो होगा। अगर टाइटली लिपट जाए तो माइलिनेटेड, और अगर लूजली लिपटे तो क्या होगा बेटा, वो नॉन माइलिनेटेड। अब आप समझने की कोशिश करना, अगर ये वाला स्वान सेल टाइटली लिपटा तो फिर बगल वाले सारे देखो इस तरह से टाइटली रैप हो जाएंगे। देखो ये भी टाइटली रैप हो चुका है, तो क्या बन चुके बेटा जी, माइलिन शीथ। अब आप ध्यान से देखो आपको दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में गैप दिख रहा है बच्चों, आपको दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में गैप दिख रहा है, और एनसीईआरटी कहती है द गैप्स बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। मुझे बस इतना बता दीजिए वहीं बोलकर नोड ऑफ रेनवियर पर माइलिन शीथ प्रेजेंट और एब्सेंट लिखकर बताइए बच्चों। नोड ऑफ रेनवियर पर माइलिन शीथ प्रेजेंट और एब्सेंट, जल्दी से मुझे लिखकर बताइए। नोड ऑफ रेनवियर पर माइलिन शीथ प्रेजेंट और एब्सेंट। आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, नोड ऑफ रेनवियर पर माइलिन शीथ जो है वो एब्सेंट है। क्या है बेटा जी, एब्सेंट है। अब ध्यान सुनना, अगर आप देख पा रहे हैं बेटा जी जो स्वान सेल है बेटा, स्वान सेल की इनर टाइटली रैप्ड जो लेयर्स हैं वही कहलाती है माइलिन शीथ। पर ध्यान से देखिए स्वान सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसमें न्यूक्लियस है बेटा, स्वान सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर जिसमें न्यूक्लियस है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती हैं ये इस तरह से लाइन से फ्यूज हो जाती हैं, और ये फ्यूज होकर पूरे एक्सॉन पर एक कवरिंग बनाती है, पूरे न्यूरॉन पर एक कवरिंग बनाती है। अरे ये तो न्यूरॉन की लेमा है, तो ये कहलाती है बेटा जी न्यूरिलेमा। क्या कहलाती है, न्यूरिलेमा। तो मेडिकल कॉलेज की बुक्स के स्टेटमेंट सुन लीजिए बेटा जी, चाहे माइलिन शीथ हो चाहे वो न्यूरिलेमा हो, दोनों क्या है, वो स्वान सेल से बनी हुई शीथ है। पर ध्यान सुना, व्हाट इज माइलिन शीथ, द इनर कंसेंट्रिक टाइटली रैप्ड नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक शीथ्स ऑफ द स्वान सेल, वो तो कहलाती है माइलिन शीथ। एंड व्हाट इज न्यूरिलेमा, द आउटर मोस्ट ओनली न्यूक्लिएटेड
साइटोप्लाज्मिक शीथ ऑफ द स्वान सेल वो कहलाती है बेटा न्यूरिलेमा। तो आप देख पा रहे हैं नोड ऑफ रेनवियर पर माइलिन शीथ तो एब्सेंट है, पर नोड ऑफ रेनवियर पर न्यूरिलेमा जो है वो प्रेजेंट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दोहराने जा रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन के चारों तरफ स्वान सेल तो होगा। अगर वो टाइटली लिपट जाए तो माइलिनेटेड है, अगर लूजली लिपट जाए तो वो नॉन माइटेड है। पर ध्यान से देखो, जो नॉन माइटेड वाला है उसमें भी जो आउटर मोस्ट लेयर है स्वान सेल की न्यूक्लियस वाली, वो तो ऐसे फ्यूज होंगी तो क्या बनेगी बेटा जी, न्यूरिलेमा तो बनेगी। व्हाट इज न्यूरिलेमा? जो आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड लेयर है जो एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होती है उसी को कहा जाता है बेटा जी न्यूरिलेमा। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुनिए, स्वान सेल का होना किस बात का कंफर्मेशन है, न्यूरिलेमा का, ना कि माइलिन शीथ। तो स्टेटमेंट सुनिए बेटा जी, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन पर स्वान सेल तो होगा, और स्वान सेल होगा तो आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक शीथ तो होगी, यानी न्यूरिलेमा तो होगी। अब अगर वो अंदर से टाइटली लिपट जाए तो माइलिन शीथ भी है, और अगर लूजली लिपटे तो माइलिन शीथ नहीं होगी। तो यहां पर उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। फिर दोहराता हूं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में चाहे वो माइलिनेटेड न्यूरॉन हो चाहे वो नॉन माइटेड न्यूरॉन हो, उस पर स्वान सेल तो होगा, और स्वान सेल होगा तो न्यूरिलेमा तो होगी। लेकिन अगर टाइटली लिपट गया तो माइलिन शीथ है, और अगर लूजली लिपट गया तो माइलिन शीथ नहीं है। अब बात करते हैं बेटा जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं बेटा इस तरह से मैंने मल्टीपल एक्सॉन्स आपके सामने शो कर दिए। अब यहां पर सेल बॉडी डेंड्राइट्स वगैरह शो नहीं कर रहा हूं, मल्टीपल एक्सॉन। अब ध्यान सुना बेटा जी, आपने देखा स्वान सेल तो इलोंगेटेड सेल है बेटा, पर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है वो कुछ इस तरह का सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस है और छोटे छोटे ओलिगो बहुत ही कम जो है उससे प्रोसेस निकलते हैं। मैं आपके सामने इस तरह से यहां पर रफली ओलिगोडेंड्रोसाइट बना देता हूं। अब थोड़ा इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पहले तो मुझे आप बस लिखकर बता दो कि अगर माइलिन शीथ बनानी है तो टाइटली लिपटना होगा या लूजली लिपटना होगा, जल्दी से एक बार इंडिकेट कर दीजिए। अगर माइलिन शीथ बनानी है तो टाइट रैपिंग चाहिए या लूज रैपिंग चाहिए, जल्दी से बता दीजिए बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर आपको माइलिन शीथ बनानी है मतलब चार्ज का फ्लो नहीं होना चाहिए, तो वहां पर हमें टाइट रैपिंग करनी होगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हमें टाइटली रैपिंग करनी होगी। पर अब डिफरेंस समझिएगा बेटा, जब स्वान सेल को लिपटना होता है तो वो खुद लिपटता है, और जब ओलिगोडेंड्रोसाइट को लिपटना होता है तो सिर्फ उसके प्रोसेस लिपटते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहां पर इसके जो प्रोसेस हैं, इसको ध्यान से देखिए बेटा, जो इसके प्रोसेस हैं वो देखिए टाइटली लिपट गए, जो इसके प्रोसेस हैं वो टाइटली लिपट गए, जो इसके प्रोसेस हैं वो टाइटली रैप हो गए, जो प्रोसेस हैं वो टाइटली रैप हो गए, जो प्रोसेस है वो टाइटली रैप हो गए, जो प्रोसेस है वो टाइटली रैप हो गए। एक बात तो कंफर्म है बेटा जी, टाइट रैपिंग अगर हो गई है तो इसका मतलब कंफर्म है आयन चैनल्स ब्लॉक हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो गया है, तो ये कहलाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन। और सोचो अगर ये लूजली रैप हो जाएं, ऐसे बेटा जी अगर ये लूजली रैप हो जाएं तो आयन चैनल्स ब्लॉक नहीं हुए हैं, और आयन चैनल्स ब्लॉक नहीं हुए इसका मतलब माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट के प्रोसेस टाइटली रैप हो गए तो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, और अगर लूज लैपिंग होगी तो वो नॉन माइटेड न्यूरॉन होगा। पर अब ध्यान से देखिए बेटा, व्हाट इज न्यूरिलेमा, समझने की कोशिश कीजिए, तैयारी 720 की है। व्हाट इज न्यूरिलेमा? किसी भी सेल की आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड लेयर जो एक्सोन के ऊपर होनी चाहिए, पर आप देख पा रहे हैं बेटा जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है उसका न्यूक्लियस तो कभी एक्सोलेमा पर लाई करता ही नहीं है। बेटा समझो, स्वान सेल का न्यूक्लियस एक्सोन के ऊपर आता है, लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो एक्सोन पर आता ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरिलेमा नाम की चीज नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का कंक्लूजन सुने बेटा जी रिगार्डिंग माइलिनोजेनेसिस। कंक्लूजन सुनना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन के चारों तरफ स्वान सेल तो होगा,
और स्वान सेल होगा तो आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक शीथ यानी न्यूरिलेमा तो होगी। अगर अंदर वाली नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक शीथ टाइटली लिपट जाए तो माइलिनेटेड है, और लूजली लिपटे तो नॉन माइटेड है। और बेटा समझो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट के प्रोसेस लिपटते हैं, टाइटली लिपट गए तो माइलिनेटेड है, और लूजली लिपटे तो नॉन माइटेड है। पर ओलिगोडेंड्रोसाइट का न्यूक्लियस कभी भी एक्सोन के ऊपर लाई नहीं करता है, तो हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरिलेमा का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब आज का गोल्डन स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो नीट का क्वेश्चन होना चाहिए, आप ध्यान सुनिएगा बेटा जी। चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, ध्यान सुनेंगे बच्चों, चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, चाहे सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे क्रेनियल नर्व हो चाहे स्पाइनल नर्व हो, चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक, हर जगह दोनों टाइप के माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, फिर एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है वो अलग से मैं आपको बताऊंगा, फिर से सुने। चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, चाहे क्रेनियल नर्व हो चाहे स्पाइनल नर्व हो, चाहे सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, हर जगह माइलिनेटेड एज वेल एज नॉन माइलिनेटेड दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। पर एनसीईआरटी क्या लिखती है उसको आप ध्यान सुना बेटा। एनसीईआरटी लिखती है माइलिनेटेड वाले जो हैं, बेटा ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, माइलिनेटेड वाले जो हैं ये कॉमनली पाए जाते हैं स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व में। बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, जबकि एनसीईआरटी लिखती है बेटा जी नॉन माइलिनेटेड वाले, नॉन माइलिनेटेड वाले आर कॉमनली फाउंड इन द सोमेटिक एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। बेटा ध्यान सुनना, एनसीईआरटी कहती है जो माइलिनेटेड वाले हैं वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। वो ये लिखती है कि जो नॉन माइलिनेटेड है वो सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मिलती है, बिल्कुल सही लिखा है। एनसीईआरटी ने कहीं भी बेटा जी ओनली वर्ड यूज नहीं किया, उसने वर्ड यूज किया है कॉमनली। ओनली वर्ड यूज नहीं किया बेटा जी, कॉमनली वर्ड यूज किया है। अब समझो, मैंने तो कहा था कि चाहे वो स्पाइनल नर्व हो चाहे क्रेनियल नर्व हो चाहे सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे ऑटोनॉमिक हो, हर जगह दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने गलत नहीं लिखा है, बस इनकम्प्लीट लिखा है। बेटा एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि माइलिनेटेड वाले यहां मिलते हैं, सही तो लिखा, उसने ओनली थोड़ी ना लिखा। बेटा एनसीईआरटी ने बिल्कुल सही लिखा है। एनसीईआरटी कहती है कि माइलिनेटेड वाले यहां मिलते हैं, सही है। उसने बस ये नहीं लिखा कि माइलिनेटेड वाले यहां भी मिलते हैं, तो गलत थोड़ी ना लिखा। बेटा एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि नॉन माइलिनेटेड वाले सोमेटिक ऑटोनॉमिक में मिलते हैं, सही तो है। उसने ये नहीं लिखा कि नॉन माइलिनेटेड वाले जो हैं वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में भी मिलते हैं। अरे एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि एमजे सर जो हैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सही लिखा। बस उसने ये नहीं लिखा कि एमजे सर ऑफलाइन बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो एनसीईआरटी ने गलत नहीं लिखा है, बस उसने इनकम्प्लीट लिखा है। बट सैड बट ट्रू, आपके नीट का क्वेश्चन था बेटा जी, मैच द कॉलम आया था, उसमें एक तरफ माइलिनेटेड एक तरफ नॉन माइलिनेटेड और सामने की तरफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व सोमेटिक और ऑटोनॉमिक था। पर आंसर वही गया है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूं, माइलिनेटेड वाले स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में मिलते हैं, जबकि नॉन माइलिनेटेड वाले कॉमनली सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ माइलिनोजेनेसिस। बच्चों मैं आपको जो है 1 मिनट का समय दे रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। कोई लिखना चाह रहा है जल्दी से नोट कर सकता है, बाकी इसका पीडीएफ जो है वो एज इट इज आपके साथ शेयर भी हो जाएगा। अब मैं जिस स्टार लेक्चर की बात कर रहा था वो अब शुरू होगा, बेहतरीन टॉपिक, दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए।
नोट्स को लेकर कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। बच्चों, नोट्स की पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, पर फिर भी मैं आपको समय लिखने का नहीं दे रहा हूं, रिवाइज करने का दे रहा हूं। मन में ये रखें, तैयारी 720 की है। बाकी नीट का क्वेश्चन तो यही था बच्चों जी कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, पता होना चाहिए स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट। बाकी ये पता होना चाहिए माइलिनेटेड वाले कहां मिलते हैं कॉमनली, और नॉन माइलिनेटेड वाले कहां मिलते हैं कॉमनली। ये बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए। अब हम शुरू करेंगे बच्चों स्टार लेक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। जब तक मैं नोट कर रहा हूं बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी नोट कर सकते हैं ताकि हम अपना टाइम बचाएंगे। बाकी जब मैं समझाऊंगा उस समय कोई भी बच्चा नहीं लिखना चाहिए। भले से आप अपने घर पर बैठे हैं, सिंसियरिटी हमें बिल्कुल ऑफलाइन वाली रखनी है। मॉडल में सब लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समय आ गया है यहां लिखने का। तैयारी 720 की है, तो जब तक मैं लिख रहा हूं आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं बच्चों। वेलकम बैक बच्चों। अब मैं आपके सामने एनसीईआरटी का एक बेहतरीन टॉपिक शुरू कर रहा हूं, स्टार टॉपिक बाय योर वन ऑफ द फेवरेट स्टार टीचर एमजे स्टार सर। टॉपिक का नाम है बच्चों जी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं बच्चों, नर्व इंपल्स का ही दूसरा नाम होता है एक्शन पोटेंशियल।
नर्व इंपल्स को ही बेटा जी एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। अब समझे बेटा, एनसीईआरटी ने हेडिंग लिखा है जनरेशन एंड कंडक्शन नर्व इंपल्स। एक्चुअली बेटा ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। नर्व इंपल्स का जनरेट होना एक अलग बात है और नर्व इंपल्स का कंडक्ट होना एक अलग बात है। हमारी कोशिश है पहले हम जनरेशन को समझेंगे, फिर हम कंडक्शन को समझेंगे, पर उससे पहले मैं इस टॉपिक का आपको बेस तैयार कर देता हूं। बेटा बेस पहले अलग से पढ़ा रहा हूं, तो बेस को ध्यान से समझें, उसके बाद हम जो है टॉपिक आपके सामने पेश करेंगे। आइए शुरुआत करता हूं द बेसिक पोर्शन ऑफ द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। अब ध्यान सुनिए बेटा, पहले हम कुछ बातों को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। अलर्ट होकर बैठ जाएंगे, ध्यान सुने। मान लेते हैं मैंने आपके सामने न्यूरॉन बनाया, आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ये सेल बॉडी वाला पोर्शन है, ये डेंड्राइट्स वाला पोर्शन है, ये बड़ा सा आपको एक्सॉन दिख रहा होगा। बेटा ये जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या है? एक्सोलेमा है। ये जो दिख रही है ये क्या है? एक्सोलेमा है। अंदर जो फ्लूइड भरा होगा वो क्या बेटा जी? एक्सोप्लाज्म है। हम बार बार जो है एक्सॉन की बात कर रहे हैं बिकॉज एक्सॉन इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। अब थोड़ा ध्यान सुना बेटा जी, पहले हम कुछ बातों को मेमोराइज करते हैं, इन्हीं बातों के इर्द गिर्द पूरा टॉपिक चलने वाला है, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। ध्यान सुना बेटा। बेटा न्यूरॉन क्या है? एक सेल है और किसी भी सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ईसीएफ, और जो सेल के अंदर होगा वो कहलाएगा बेटा जी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि आईसीएफ। पहले हम टॉपिक का बेस तैयार करेंगे, फिर टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। ध्यान सुना बेटा। तो फिलहाल हमें कुछ बातों को रटना है, कुछ बातों को याद करना है कि ईसीएफ और आईसीएफ में कौन कौन से आयंस का क्या कंसंट्रेशन होता है वो हमें याद रखना है। तो आज आपको याद करना होगा कि ईसीएफ में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बेटा ऊपर की तरफ एरो यानी ज्यादा, नीचे की तरफ एरो यानी कि कम। तो आप ध्यान से देखिए, ईसीएफ में सोडियम ज्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है, क्लोराइड ज्यादा होता है। जबकि आईसीएफ के अंदर बेटा जी यहां पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम कम होता है, फॉस्फेट ज्यादा होता है। कम से कम आप ज्यादा वाला याद रखिए। तो आप मेरे साथ याद रखेंगे बच्चों, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा। वहीं बैठे बैठे आपको बोलना पड़ेगा, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा। अरे बोलो ना बच्चों, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा। बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है। बाहर पोटेशियम कम है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है। कम से कम ध्यान रखिएगा, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा। और बच्चों एक्सोप्लाज्म में कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बच्चों पहले मैं आपको टॉपिक की जान पढ़ा रहा हूं, बेस पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। स्टार लेक्चर बाय वन ऑफ योर फेवरेट एमजे स्टार सर। ध्यान सुनिए बच्चों, आपको एक चीज याद रखनी होगी, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा। अब समझे बच्चों, एक चीज आपको पता है कि ये जो सेल बॉडी वाला पार्ट है, जहां पर जो है बेटा ये सेल बॉडी वाला पोर्शन है जहां से एक्सॉन निकलता है, इसी को तो हमने नाम दिया था बेटा एक्सॉन हिलॉक। और यही वो एक्सॉन हिलॉक है जहां पर नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि नर्व इंपल्स क्या है बेटा? एक छोटी मोटी करंट है बस। फिलहाल मान के चलें नर्व इंपल्स कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिकल करंट है। अब समझो, एक बार नर्व इंपल्स यहां जनरेट हो गई तो फिर ये नर्व इंपल्स एक्सोलेमा पर अवे फ्रॉम सेल बॉडी इस तरह से कंडक्ट हो जाया करती है। मैंने क्या कहा बच्चों? नर्व इंपल्स एक करंट है और वो करंट एक्सोलेमा पर कंडक्ट होती है, यानी एक्सोलेमा पर करंट फ्लो होती है। बेटा करंट फ्लो होती है इसका मतलब चार्ज फ्लो होता है। बेटा करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई बराबर dq बाई dt। पर कमाल की बात है, ये जो हमारी एक्सोलेमा है बेटा ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है। सत्यानाश हो गया बेटा, मैंने क्या कहा? एक्सोलेमा इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, मतलब वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देना चाहती। अब सोचिए बेटा जी, अगर एक्सोलेमा के आर पार चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो नर्व इंपल्स नहीं होगी, नर्व इंपल्स नहीं होगी तो न्यूरॉन किसी काम का नहीं, न्यूरॉन किसी काम का नहीं तो नर्वस सिस्टम किसी काम का नहीं। तो समझो, आपको एक्सोलेमा के अक्रॉस चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा, और चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हम एक्सोलेमा के आर पर कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे, वो कहलाएंगे बेटा जी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो आज मैं आपको जो है वो 3 अलग अलग टाइप के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन समझा रहा हूं। पहले बेटा ये स्टार लेक्चर का बेसिक वाला पोर्शन चल रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये है एक्सोलेमा, वैसे नीचे भी एक्सोलेमा है, मैं ऊपर वाले की बात कर लेता हूं। बेटा एक्सोलेमा क्या है? सेल मेम्ब्रेन ही तो है। एक्सोलेमा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है।
और सेल मेम्ब्रेन बोले तो बच्चों बाइलिपिड लेयर होती है। आपको पता है हाइड्रोफोबिक हेड होते हैं, हाइड्रोफिलिक जो भी है, हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है। अब ध्यान सुना बेटा, तो मैंने क्या किया है, ये जो ऊपर वाली एक्सोलेमा है, अब ध्यान से देखो, इसको मैंने यहां पर जूम कर दिया। ध्यान से देखो बेटा जी, जो ऊपर वाली एक्सोलेमा है उसको मैंने जूम कर दिया। आप देख पा रहे होंगे ये हाइड्रोफिलिक हेड हो गए, हाइड्रोफोबिक टेल हो गई। अब समझने की कोशिश करना बेटा, ध्यान से देखो, मैंने ऊपर वाली एक्सोलेमा को जूम किया है, तो उसके ऊपर क्या है, ईसीएफ है, नीचे क्या है, आईसीएफ। देखो मैंने वही वाली बात लिखी है, ऊपर ईसीएफ है, नीचे आईसीएफ है। बेटा अगर मैं नीचे वाली को जूम करता तो ऊपर आईसीएफ नीचे ईसीएफ लिखता ना। अरे बेटा मैंने ऊपर वाली को जूम किया है, समझो बाइलिपिड लेयर है, तो उसके ऊपर क्या है, ईसीएफ, नीचे आईसीएफ। तो आप देख पा रहे हैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर ईसीएफ लिखा है, अंदर आईसीएफ लिखा है। एक बात तो कंफर्म है, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा। बाहर पोटेशियम कम है, अंदर सोडियम कम है। अब मैं आपको दो वर्ड बताना चाहूंगा। वैसे आपको मालूम है बच्चों, अगर कोई भी आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करे तो उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, उसे पैसिव कहा जाएगा। और अगर मान लेते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर मूव करना पड़े तो उसमें एनर्जी खर्च होती है, उसको एक्टिव कहा जाता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा बेटा जी, जो एक्सोलेमा है वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देना चाहती, पर हमें तो चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा। और चार्ज को फ्लो करवाने के लिए आप देख पा रहे हैं मैंने मेम्ब्रेन के आर पार कुछ प्रोटीन्स लगाए, यही तो कहलाएंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। स्टार लेक्चर का जान चल रहा है, थोड़ा ध्यान सुनना। यहां पर बेटा जी 3 अलग अलग टाइप के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हैं। कुछ लीक चैनल्स होते हैं, कुछ सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होते हैं, और कुछ बेटा जी वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। अब 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं, टॉपिक का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान सुनना। पहले बात करता हूं बेटा लीक चैनल। एक चीज समझें, कभी भी वर्ड आ जाए चैनल, चाहे वो लीक चैनल हो, चाहे वो वोल्टेज गेटेड चैनल हो, बेटा चैनल वर्ड कभी भी आ जाए इसका मतलब होगा जी पैसिव। क्या होगा, पैसिव। इसका मतलब इनके अक्रॉस जब भी आयंस का मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा, वहां पर एनर्जी खर्च नहीं होगी। दूसरी बात बेटा, चैनल्स जो होते हैं वो हमेशा सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। चैनल्स हमेशा बेटा जी सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब वो सेलेक्टेड आयन को परमिशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने ये पोटेशियम का चैनल लिखा है, यहां मैंने सोडियम का चैनल लिखा है, यहां मैंने पोटेशियम का लिखा है, यहां मैंने सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल लिखा है, यहां पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल। बेटा चैनल कोई सा भी हो वो हमेशा सेलेक्टिव आयन को ही परमिशन देता है। जैसे मान लेते हैं पोटेशियम का है तो यहां से सिर्फ पोटेशियम आ जा सकता है, अगर ये सोडियम का है तो सोडियम आ जा सकता है। अब मैंने आपसे क्या कहा, चैनल का मतलब जो है वो है सेलेक्टिव परमिएबल। पर ध्यान से देखो बेटा, ये वाले तो लीक चैनल है ना। अरे ऐसे चैनल है जिन पर गेट्स नहीं होते हैं, तो ये हमेशा खुले रहते हैं। अगर मैं लीक चैनल की बात करूं बेटा, दीज आर ऑलवेज ओपन, ये हमेशा खुले रहेंगे। अब आप सामने देखिए बेटा, जैसे मान लेते हैं ये पोटेशियम का चैनल है, आप मुझे वहीं बोलकर बताइए पोटेशियम के चैनल से कौन मूव करेगा, पोटेशियम। अब चूंकि पोटेशियम अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो पोटेशियम के चैनल से पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करता है, जबकि सोडियम के चैनल से सोडियम अंदर की तरफ मूव करता है। बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ हो रहा है। वापस समझा रहा हूं, जो एक्सोलेमा है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, तो ऐसे तो चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं। पर चार्ज को फ्लो करवाने के लिए यहां पर 3 अलग अलग टाइप के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हैं। पहला डिस्कस कर रहा हूं बेटा लीक चैनल। समझो, चैनल आ गया मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल, लीक चैनल मतलब ये ऑलवेज ओपन होते हैं। और ध्यान से देखो बेटा, मैंने लिख देता हूं यहां पर लीक चैनल्स, यहां एलसी का मतलब लो कंसंट्रेशन नहीं है बेटा, लीक चैनल्स फॉर पोटेशियम आर फार 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 ग्रेटर देन लीक चैनल्स फॉर सोडियम। आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे बेटा, मैंने देखो यहां पर पोटेशियम के 2 चैनल दिखाए, तो मैंने सोडियम का एक ही तो दिखाया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नोट बना लो कि इनका जो रेशियो है वो 2:1 है, नहीं बेटा जी। पोटेशियम के चैनल जो हैं वो 1000 होंगे, तब जाकर सोडियम के चैनल जो हैं वो 10-15 होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, पोटेशियम के लीक चैनल ज्यादा हैं, तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल किसके लिए होगी, पोटेशियम के लिए। यानी इन लीक चैनल के हिसाब से देखा जाए तो मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल होती है, सोडियम के लिए लगभग इम्परमिएबल होती है। तो आपको लीक चैनल समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं बेटा, दूसरा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। पहली बात तो बेटा पंप वर्ड आ गया, पंप वर्ड आ जाए इसका मतलब है एक्टिव।
यानी यहां पर हम एटीपी को यूज करेंगे, एनर्जी मिलेगी और उसी की मदद से हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे। और देखो बेटा ये सोडियम पोटेशियम पंप है, इसका मतलब इसके अक्रॉस सोडियम का भी मूवमेंट होगा और पोटेशियम का। अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए, सोडियम कहां से कहां आना चाहता है? बेटा बाहर से अंदर। सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो सोडियम अंदर आना चाहता है। पोटेशियम कहां से कहां जाना चाहता है? अंदर से बाहर। पर बेटा ये तो इनकी चाहत है, पर ये तो पंप है ना बेटा जी, ये तो चाहत के खिलाफ काम करता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सोडियम चाहता है अंदर आना, पर ये जबरदस्ती 3 सोडियम को बाहर फेंकता है। पोटेशियम चाहता है बाहर जाना, पर यह जबरदस्ती 2 पोटेशियम को अंदर लाता है। ये 3 और 2 का क्या कंसेप्ट है यह भी मैं आपको समझाता हूं। अगर आप ध्यान से देखें बेटा जी, ये जो सोडियम पोटेशियम, फिर दोहराता हूं, तैयारी 720 की है, तो जो सिलेबस में है वो ढंग से पढ़ना होगा, जो सिलेबस में नहीं है उसे टच तक नहीं करेंगे। ध्यान सुना बेटा, अगर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इस सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप में टोटल 6 बाइंडिंग साइट है बेटा। एक तो इनर साइड पर एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट है, एक तो एटीपी के लिए, और ध्यान से देखो इसमें 5 बाइंडिंग साइट हैं जो कि आयंस के लिए। और आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, नीट लेवल पर पढ़ रहे हैं, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, 3 साइट बेटा मैंने छोटी साइज की बनाई है और 2 साइट मैंने बड़ी बनाई है। बेटा जी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता है जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो साइज है वो इंक्रीज होता है। आपने पढ़ा है बेटा जी, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर। तो आपको पता है बेटा जी पोटेशियम का जो साइज है वो सोडियम से ज्यादा होगा। अब आप ध्यान से देखिए, 3 साइड तो छोटी है बेटा जी, 3 साइड छोटी हैं और 2 साइड जो है वो बड़ी है। अब चूंकि मान लेते हैं बेटा जी ये पोटेशियम है, इसका साइज बड़ा है, तो ये बड़ा पोटेशियम इन छोटी साइड में एंटर नहीं हो पाएगा, पर सोडियम छोटा है तो 3 सोडियम जो है वो जाकर बाइंड हो जाते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट, 3 साइड छोटी हैं तो वहां पर ऐसे 3 सोडियम बाइंड हो जाते हैं और जो 2 बड़ी साइट है वहां पर 2 पोटेशियम बाइंड हो जाते हैं। और जैसे ही इनर सरफेस पर एटीपी जुड़ता है बेटा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप कुछ और नहीं है, ये क्या है बेटा जी, ये एक एटीपेज एंजाइम है और एटीपेज एंजाइम एटीपी को तोड़ता है। तो जैसे ही एटीपी जुड़ता है ये उसको तोड़ता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अरे बेटा याद करो, अंदर की तरफ फॉस्फेट ज्यादा है तो वो फॉस्फेट ये पंप भी तो बनाकर दे रहा है, और जैसे ही एटीपी टूटेगा एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी की मदद से ये दोनों सोडियम और पोटेशियम को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाता है। अब मुझे इतना बताइए कि जब जब ये पंप काम करेगा बेटा, पहली बात तो चाहे वो सोडियम हो चाहे पोटेशियम, दोनों की वैलेंसी सेम है, दोनों पर चार्ज सेम है +1। आप ध्यान से देखिए, 3 पॉजिटिव बाहर थ्रो करता है, अंदर 2 ही तो लाता है, यानी ये अंदर की तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज कम करता है और साथ ही साथ अंदर नेगेटिव बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब जब ये पंप काम करेगा मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और बाहर से बेटा जी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये मैंने आपको जो है ये वाला पंप भी समझाया। अब तीसरा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है बेटा जी, वो है वोल्टेज गेटेड चैनल। समझो, पहली बात तो चैनल वर्ड आ गया, इसका मतलब बेटा जी पैसिव, इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा। स्टार लेक्चर का आपको बेसिक पोर्शन समझा रहा हूं, टॉपिक की जान आपको बता रहा हूं, जान लगा रहा हूं, आप ध्यान लगाइए, खूब मेहनत करेंगे, 720 तक जाएंगे। बेटा चैनल है तो कंफर्म है पैसिव होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव होगा, इसका मतलब कंफर्म है सेलेक्टिवली परमेबल होंगे। पर बेटा समझो तो सही, ये ऐसे चैनल है जिन पर गेट लग चुके हैं, तो ये लीक चैनल नहीं है, इसका मतलब ये हमेशा नहीं खुलेंगे, ये खुल सकते हैं, बंद हो सकते हैं। आप देखिए मैंने यहां पर कुछ सोडियम की वीजीसी बनाए, मैंने कुछ पोटेशियम की वीजीसी बनाए। एक चीज याद रखना बच्चों, लीक चैनल्स तो पोटेशियम के ज्यादा होते हैं पर वीजीसी में ऐसा कुछ नहीं है, समझना। सोडियम के जितने वीजीसी हैं पोटेशियम की वीजीसी भी उतने ही होते हैं। पर ध्यान से देखो, ऐसे चैनल जिन पर गेट लग गए, और बेटा गेट है तो उसकी कुंडी भी तो होनी चाहिए, तो इनको बंद करने का काम कौन करता है? कैल्शियम आयन करता है। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये ऐसे चैनल है जिन पर गेट लगे हुए हैं, तो इनके जो गेट है बेटा वो वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं, यानी वोल्टेज में चेंज होने की वजह से ये खुलते और बंद होते हैं। और फिलहाल याद रखना है, सोडियम के जो वीजीसी हैं बेटा ये लो वोल्टेज पर खुलते हैं और पोटेशियम के जो वीजीसी हैं ये हाई वोल्टेज पर। इसका मतलब ये हुआ बेटा जी दोनों कभी साथ में नहीं खुलेंगे। बेटा समझो, लो वोल्टेज तो ये खुलेंगे तो पोटेशियम वीजीसी बंद हो जाएंगे। नीट लेवल पर पढ़ रहे हैं,
हाई वोल्टेज होगा तो पोटेशियम वीसी खुलेंगे तो सोडियम वीजीसी बंद हो जाएंगे, यानी दोनों कभी साथ में खुल नहीं सकते पर साथ में बंद रह सकते हैं। कब? रेस्टिंग स्टेज में, पोलराइजेशन में। अब मान लेते हैं बेटा जी कि मान लेते हैं लो वोल्टेज हुआ, जैसे -60 वोल्टेज, समझने की कोशिश करना। जैसे लो वोल्टेज होगा यहां से ये कैल्शियम हटेगा तो कौन खुल जाएंगे? सोडियम वीजीसी खुल जाएंगे, और सोडियम वीजीसी खुलेंगे, सोडियम कहां से कहां आएगा? बाहर से अंदर की तरफ, अरे हाई से लो की तरफ। और जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव हो जाएगी। कल को मान लेते हैं बेटा जी वोल्टेज हाई हुआ, समझना जैसे वोल्टेज हाई होगा सोडियम वीजीसी बंद हो जाएंगे, पोटेशियम वीजीसी खुल जाएंगे, और जब पोटेशियम वीसी खुलेंगे पोटेशियम कहां से कहां जाएगा? अंदर से बाहर की तरफ। और जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव और अंदर से नेगेटिव हो जाएगी। तो फिलहाल मैंने आपको एक्सोलेमा पर पाए जाने वाले 3 टाइप के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बताए हैं। कंक्लूजन ध्यान रखिएगा, इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन हमेशा किसके लिए ज्यादा परमेबल होनी चाहिए बेटा? पोटेशियम के लिए, क्योंकि पोटेशियम के लीक चांस ज्यादा हैं। पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुनिए, एक्सोलेमा की ओवरऑल परमेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है बेटा? सोडियम वीजीसी पर। अरे ध्यान से देखो बेटा, इनका जो डायमीटर है वो कम है, तो इनसे जब भी मूवमेंट होता है 1 by 1 होता है। पर ध्यान से देखो वीजीसी का डायमीटर ज्यादा है, तो अगर आप इनको देखोगे तो लीक चैनल्स तो हमेशा पोटेशियम के ज्यादा हैं। तो इनके हिसाब से तो मेम्ब्रेन हमेशा पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल रहना चाहती है, पर वो तब तक है जब तक सोडियम वीजीसी बंद है। क्योंकि एक बार अगर सोडियम वीजीसी खुल गए तो सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा। अरे ये कितना ही पोटेशियम बाहर फेंक दें, पर यहां पर विड्थ ज्यादा है तो सोडियम ज्यादा अंदर आएगा, तो मेम्ब्रेन की ओवरऑल परमेबिलिटी जो है वो सोडियम के लिए ज्यादा हो जाएगी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं मेम्ब्रेन की ओवरऑल परमेबिलिटी। अब हम शुरू करेंगे द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स सुपरस्टार लेक्चर। ये बेटा जी स्टार लेक्चर का बेस अभी मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम शुरू करेंगे टॉपिक जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। मैं इसी चीज को फिर से बना रहा हूं बच्चों, जल्दी से देख लेंगे। सेम चीज़ है बेटा जी, ये पोटेशियम का लीक चैनल, ये सोडियम का लीक चैनल, ये पोटेशियम का लीक चैनल। आप देख पा रहे हैं पोटेशियम के लीक चैनल ज़्यादा है। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है जो 3 सोडियम आउटवर्ड फॉर एवरी 2K प्लस इनटू द सेल। अंदर एटीपी जुड़ता है, उसको तोड़ता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये सोडियम वीजीसी हैं जो लो वोल्टेज पर खुलते हैं, ये पोटेशियम वीजीसी हैं जो हाई वोल्टेज पर खुलते हैं। रेस्टिंग स्टेज में दोनों साथ में बंद रह सकते हैं, बाहर ईसीएफ अंदर आईसीएफ, बाहर सोडियम ज्यादा अंदर पोटेशियम ज्यादा। ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। बच्चों आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएं, ध्यान सुनना।
किसी भी न्यूरॉन के अंदर, बॉडी में सब लिखा हो बच्चों ना, किसी भी न्यूरॉन के अंदर नर्व इंपल्स का जनरेशन और कंडक्शन जो है बेटा जी वो 4 स्टेजेस में पूरा होता है। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन। वैसे हाइपर पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है, अब अलर्ट होकर बैठ जाए बच्चों। किसी भी न्यूरॉन में नर्व इंपल्स का जनरेशन और कंडक्शन जो है वो 4 स्टेजेस में पूरा होता है। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन। आपके सामने पहली स्टेज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है बेटा जी पोलराइजेशन। बेटा पोलराइजेशन को जो है रेस्टिंग स्टेज भी कहा जाता है। रेस्टिंग स्टेज का मतलब होता है आपने न्यूरॉन को कोई भी स्टिमुलस दिया नहीं है, और जब तक स्टिमुलस ही नहीं दोगे वो नर्व इंपल्स जनरेट नहीं करेगा, और जब नर्व इंपल्स ही जनरेट नहीं होगी तो कंडक्शन भी नहीं होगा। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स दैट इज रेस्टिंग। बेटा जब कोई नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही है क्योंकि बनी नहीं है, और बनी नहीं है क्योंकि स्टिमुलस मिला नहीं है, इसका मतलब हमारा न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है। तो समझना पोलराइजेशन को कहा जाता है बेटा रेस्टिंग स्टेज, या फिर इसको कहा जाता है बेटा जी एक्साइटेबल स्टेज। ध्यान से पढ़िएगा, एक्साइटेड नहीं बोला बेटा, एक्साइटेबल कहा है। इसका मतलब ये हुआ द न्यूरॉन इज एबल टू गेट एक्साइटेड येट नॉट एक्साइटेड। बेटा समझो, जो रेस्ट में होगा वही तो स्टिमुलस रिसीव कर सकता है। अरे जो सो रहा होगा वही तो थप्पड़ खा सकता है, वही तो फिर जाग सकता है। जो पहले से जागा हुआ है वो थप्पड़ क्यों खाएगा? समझने की कोशिश करना बेटा, आपको जागना होगा। मैंने कहा पोलराइजेशन को कहा जाता है रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज का मतलब है आपने कोई स्टिमुलस दिया नहीं है इसलिए उसने लिया नहीं है, और जब स्टिमुलस दिया नहीं है तो नर्व इंपल्स जनरेट हुई नहीं है, नर्व इंपल्स जनरेट हुई नहीं है तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन भी नहीं हुआ है। पर आप स्टिमुलस दोगे तो स्टिमुलस ले लेगा, और स्टिमुलस ले लेगा तो एक्साइट हो जाएगा, यानी एक्साइट हुआ नहीं है पर उसमें एबिलिटी है कि वो एक्साइट हो सकता है। समझिएगा, रेस्टिंग स्टेज पोलराइजेशन को कहा जाता है बेटा जी रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज का मतलब है एक्साइटेबल, यानी कि हमने स्टिमुलस दिया नहीं है पर स्टिमुलस दोगे तो वो एक्साइट होती है। मेम्ब्रेन कैसी है? पोलराइज्ड। बेटा किसी सरफेस के इधर कुछ और हो, इधर कुछ और हो, इधर एक पोल हो, इधर एक पोल हो, तब कहा जाता है कि वो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। जैसे थोड़ा इधर चले तो प्लस क्यू आ गया, थोड़ा इधर चले तो माइनस क्यों आ गया? आइला, दो दो पोल हैं, यही तो डाइपोल है। यानी समझो मेम्ब्रेन के इस तरफ कुछ और हो, उस तरफ कुछ और हो, मेम्ब्रेन के इधर एक पोल हो, उधर एक पोल हो, तो कहा जाता है मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। तो ध्यान से सुनना, रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। किस तरह से बेटा जी? नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड, नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड एंड पॉजिटिव फ्रॉम आउटसाइड। तो आप देख पा रहे हैं बेटा अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज्ड है। अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव होता तो भी मैं पोलराइज कहता, पर फिलहाल हमें रटना होगा कि रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन पोलराइज होती है। किस तरह से पोलराइज होती है? नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड एंड पॉजिटिव फ्रॉम आउटसाइड। बेटा अंदर जितना माइनस है बाहर उतना प्लस है, यानी समझो बस हम मेम्ब्रेन पर चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सुनना, चार्ज की वजह से बेटा जी मैं पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मान लेते हैं इनर सरफेस का पोटेंशियल V1 बराबर -35 मिलीवोल्ट, तो आउटर सरफेस का पोटेंशियल V2 बराबर +35 मिलीवोल्ट। बेटा समझो चार्ज इक्वल है तो पोटेंशियल की मैं इक्वल बात कर रहा हूं। अब ध्यान सुनना, रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कहलाता है बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मैंने क्या कहा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेल्टा वी, और रूल कहता है हमेशा इनर पोटेंशियल माइनस आउटर आपको करना है। ये स्टैंडर्ड बेटा, इनर माइनस आउटर आपको करना होगा। अब समझो अंदर का पोटेंशियल कितना है? -35। बेसिक कैलकुलेशन नहीं लिखूंगा, -35 माइनस +35, तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी -70 मिलीवोल्ट। बेटा ये तो एक न्यूरॉन के लिए है, पर अलग अलग न्यूरॉन के लिए अलग अलग हो सकती है। तो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की रेंज है -60 से -85 मिलीवोल्ट। पर आप ध्यान सुनना, हम जिस न्यूरॉन की बात कर रहे हैं उसके लिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? -70 मिलीवोल्ट है। अब समझो बेटा आज के इस टॉपिक के अंदर जब भी मैं पोटेंशियल लिखूंगा उसके सामने जो भी साइन होगा वो इनर साइड की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है। तो अभी हमने क्या क्या रटा?
हमने रटा बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा। हमने रटा कि रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है, अंदर से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव। और हमने ये भी रट लिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा जी, -70 मिलीवोल्ट है। अब सवाल तो ये आता है कि जब तक मेम्ब्रेन को स्टिमुलस नहीं दिया, जब तक वो रेस्ट में है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि अंदर से नेगेटिव है और बाहर से पॉजिटिव होती है। तो एनसीईआरटी उसके 3 फैक्टर लिखती है। ध्यान सुनना बेटा, समझो। जो लीक चैनल्स हैं दे आर ऑलवेज ओपन, तो चाहे पोलराइजेशन हो, चाहे डीपोलराइजेशन, चाहे रीपोलराइजेशन, चाहे हाइपरपोलराइजेशन, ये तो हमेशा चालू रहेंगे। पर खास बात क्या है, रेस्टिंग स्टेज में जो वीजीसीज होते हैं बेटा वो एक साथ बंद होते हैं। और आप देख पा रहे हैं रेस्टिंग स्टेज में सोडियम वीजीसी अगर बंद है, समझा चुका हूं, तो लीक चैनल्स की जीत हो जाएगी, मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल हो जाएगी पोटेशियम के लिए, तो ज्यादा पोटेशियम बाहर जाता है, सोडियम के लिए लगभग इम्परमेबल, तो सोडियम कम अंदर आता है, तो ज्यादा पॉजिटिव बाहर जाता है, तो मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव और अंदर से नेगेटिव हो जाती है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी कहती है व्हेन ए न्यूरॉन is not conducting any impulse that is resting, अल्फाबेट्स भी चेंज नहीं कर रहा हूं, एनसीईआरटी लिखती है when a neuron is not conducting any impulse that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ion। यानी रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमेबल होती है, पोटेशियम के लिए, क्योंकि सोडियम वीजीसी बंद है। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन बेटा, रेस्टिंग स्टेज में पंप भी तो काम कर रहा है, और याद कीजिए पंप क्या करता है, 3 सोडियम आउटवर्ड, 2 पोटेशियम इनवर्ड, यानी अंदर पॉजिटिव जो है ये कम करता है और अंदर नेगेटिव बनाता है। तो रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। और ये भी बता चुका हूं, अंदर की तरफ याद करो कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी तो हैं, तो इनकी वजह से मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव होती है। तो रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव है, और नेगेटिव होने के 3 फैक्टर हैं। एक तो सोडियम वीजीसी बंद है, तो इन लीक चैनल्स की जीत होगी, मेम्ब्रेन ओवरऑल पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल हो जाती है। दूसरा, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप काम कर रहा है। और तीसरा, अंदर की तरफ कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये आपके सामने पहली स्टेज रखी है, दैट इज पोलराइजेशन। अब समझिएगा बेटा, समझो पोलराइजेशन क्यों कहा, क्योंकि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। समझने की कोशिश करना, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव है, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव है। समझो, न्यूरॉन स्टिमुलस सिर्फ और सिर्फ तब रिसीव कर सकता है जब वो रेस्टिंग स्टेज में हो। और जो सो रहा है वही तो थप्पड़ खा सकता है, वही तो एक्साइट हो सकता है। तो समझना, न्यूरॉन स्टिमुलस सिर्फ और सिर्फ कब रिसीव करेगा, जब वो रेस्टिंग स्टेज में हो। अब समझो, ये रेस्टिंग स्टेज है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये सेम डायग्राम बनाकर दूं और आपसे पूछूं कि बताओ कैसे पता चला ये रेस्टिंग स्टेज है, तो ये मत कहिएगा कि अंदर से नेगेटिव है। बेटा, अंदर से नेगेटिव तो रीपोलराइजेशन में भी होगा, हाइपर पोलराइजेशन में भी होगा। रेस्टिंग स्टेज एकमात्र ऐसी स्टेज है जब सोडियम वीजीसी और पोटेशियम वीजीसी एक साथ बंद होते हैं। तो अगर ये एक साथ बंद दिख जाए, इसका मतलब ये रेस्टिंग स्टेज है। अब समझो, अभी अगर आप इसको स्टिमुलस दोगे, क्या ये स्टिमुलस ले लेगा? ले लेगा। अरे जो रेस्ट में है वही तो स्टिमुलस लेगा। वो अलग बात है कि आपने स्टिमुलस दिया नहीं है, इसलिए एक्साइट हुआ नहीं है, इसलिए नर्व इंपल्स बनी नहीं है। पर अगर आप इसको स्टिमुलस दोगे तो ये ले लेगा। आइए जरा इसको स्टिमुलस देते हैं। जैसे आप इसको स्टिमुलस दोगे बेटा, अब ये जो है एक्साइटेड स्टेज में जाने की कोशिश करेगा। यानी समझो, अब ये पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन में जाने की कोशिश करेगा। समझो, पोल का होना पोलराइजेशन, पोल का नहीं होना इज डीपोलराइजेशन। बेटा, किसी के भी आगे डी वर्ड लग जाता है मतलब हटाना। बेटा, पानी का होना हाइड्रेशन, पानी का नहीं होना डिहाइड्रेशन। किसी को चालू करना एक्टिवेशन, किसी को बंद करना डीएक्टिवेशन। पोल का होना पोलराइजेशन, पोल का नहीं होना डीपोलराइजेशन। यानी समझो, अभी पोटेंशियल कितना है बेटा जी, -70 मिलीवोल्ट। जैसे आप इसको स्टिमुलस दोगे, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होने की कोशिश करेगी। डीपोलराइज का मतलब है पोल्स खत्म करने हैं, बाहर का पॉजिटिव खत्म करना है, अंदर का नेगेटिव खत्म करना है। यानी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 मिलीवोल्ट। और -70 से जैसे 0 होगा, हम कह देंगे क्या हो चुका है, डीपोलराइजेशन। अब इसको ध्यान सुना, समझें। जैसे आप इसको स्टिमुलस दोगे, थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाए बच्चों। स्टार लेक्चर बाय वन ऑफ योर फेवरेट्स एमजे स्टार सर, मजाक नहीं चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप इसको स्टिमुलस दोगे, ये स्टिमुलस ले लेगा।
अब ये पोलराइजेशन से कौन सी स्टेज में जाएगा? डीपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन डीपोलराइज होना चाहती है। डीपोलराइज होने का मतलब है पोल्स खत्म करने हैं। एक बात बताओ बेटा, बाहर का पॉजिटिव खत्म करना है, अंदर का नेगेटिव खत्म करना है। मुझे इतना बताइए, क्या लीक चैनल कभी बंद होंगे? नहीं, तब उनकी बात नहीं करूंगा। लीक चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, वो तो काम करेंगे। पर मुझे बताओ, आपको बाहर का पॉजिटिव अब जीरो करना है, अंदर का नेगेटिव जीरो करना है। मुझे एक बात बताओ बेटा, अंदर का नेगेटिव जीरो करना है तो अंदर कैसा चार्ज बढ़ाया जाए? पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया जाए। पर याद करो, ये पंप तो अंदर नेगेटिव करता है ना बेटा, तो जैसे स्टिमुलस मिलता है ये पंप बंद हो जाता है। नीट लेवल पर पढ़ रहे हैं, यानी डीपोलराइजेशन के दौरान अरे अंदर का नेगेटिव जीरो करना है, वो तब होगा जब अंदर पॉजिटिव बढ़ेगा। पर ये तो पंप नेगेटिव करता है, तो डीपोलराइजेशन के दौरान ये पंप बंद हो जाता है। बेटा समझो तो सही, बेस्ट है ना। आप चाहते हो बाहर का पॉजिटिव जीरो हो जाए, अंदर का नेगेटिव जीरो हो जाए, तो एक काम करता हूं ना, बाहर का पॉजिटिव अंदर ले आता हूं। उससे क्या होगा? बाहर का पॉजिटिव घटने लगेगा और अंदर का नेगेटिव कटने लगेगा। शब्दों को ध्यान सुने, अरे बाहर का पॉजिटिव अंदर ले आओगे तो बाहर का पॉजिटिव घटने लगेगा, अंदर का नेगेटिव कटने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, मुझे इतना बता दो, सोडियम और पोटेशियम में से वहीं बैठकर आपको बोलना है, कमेंट में लिखकर, टाइम पास नहीं करना है, हम गेम खेलने नहीं आए। मुझे बस इतना बता दो, अगर आप चाहते हो कि अंदर का नेगेटिव जीरो हो जाए, बाहर का पॉजिटिव जीरो हो जाए, तो बाहर के पॉजिटिव को अंदर ले आओ ना। तो सोडियम और पोटेशियम में से वो कौन सा पॉजिटिव चार्ज है जो अंदर आना चाहता है? वो कौन सा बेटा? सोडियम है। तो क्या होगा? जैसे स्टिमुलस मिलता है सोडियम वीजीसी खुलते हैं, और खुलने भी चाहिए। अभी बेटा लो वोल्टेज चल रहा है ना -70, और सोडियम वीजीसी जो है वो लो वोल्टेज पर खुलते हैं। तो जैसे स्टिमुलस मिलेगा, बस इंतजार था हल्के से स्टिमुलस का, जैसे स्टिमुलस मिलेगा बेटा पोटेशियम नहीं खुलेंगे, वो तो हाई पर खुलते हैं। तो जैसे स्टिमुलस मिलता है कुछ सोडियम वीसी खुलते हैं। मैंने कहा कुछ सोडियम वीसी, मुझे तो सोडियम वीसी खुलेंगे। मान लो सोडियम वीसी खुल गए, सोडियम कहां से कहां आएगा? बाहर से अंदर आएगा, यानी इनफ्लक्स। और जब बाहर से सोडियम अंदर आएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो बाहर का पॉजिटिव घट घट कर जीरो हो जाएगा, अंदर का नेगेटिव कट कट कर जीरो हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए बेटा, अरे बाहर का पॉजिटिव अंदर आएगा तो बाहर का पॉजिटिव जो है वो घट घट कर जीरो हो जाएगा, अंदर का नेगेटिव कट कट कर जीरो हो जाएगा। और जैसे जीरो हो जाएगा हम कह देंगे क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। तो आपने देखा डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा बेटा, समझो, मान लेते हैं बहुत सारे सोडियम वीजीसी हैं, ध्यान सुनना। जैसे आप स्टिमुलस दोगे, कुछ सोडियम वीसी खुलते हैं बेटा, सारे नहीं खुलते हैं, कुछ सोडियम वीसी खुलते हैं। मान लो 10-15 खुल गए, कुछ सोडियम वीसी खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। मान लो बेटा -70 से -60 पहुंच गए, कितने पोटेंशियल का चेंज हुआ बेटा जी? +10 मिलीवोल्ट। ये +10 मिलीवोल्ट कहलाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये -60 कहलाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। बेटा थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करें कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कम से कम इतना पोटेंशियल एक बार ले आइए, कम से कम इतने पोटेंशियल का चेंज एक बार ले आइए, ताकि क्या हो जाए बेटा जी? डीपोलराइजेशन। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल? The minimum potential required to achieve depolarization. What is threshold stimulus? The minimum potential change required to achieve depolarization. क्योंकि एक बार बेटा जी -60 आ गया ना, तो अब सारे सोडियम वीसी एक साथ खुल जाएंगे, और जब सारे खुल जाएंगे सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा और तुरंत क्या हो जाएगा? जीरो, यानी क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। अब समझो बेटा, आप -70 से जीरो पर आ गए, यानी हाई वोल्टेज पर, और हाई वोल्टेज पर तो सोडियम वीजीसी बंद होंगे ना बेटा, तो जीरो पर आकर सोडियम वीजीसी बंद होना स्टार्ट होते हैं। जैसे धीरे धीरे खुले थे, बंद भी धीरे धीरे होंगे, और बंद होने में थोड़ा समय लग जाएगा। जब तक पूरी तरह से बंद नहीं होंगे और सोडियम अंदर आ जाएगा, तो अब तो मेम्ब्रेन अंदर से जो है पॉजिटिव हो बेटा। जैसे ही आप जो है -70 से जीरो पर आ गए, मतलब आप हाई वोल्टेज पर आ चुके हो, और हाई वोल्टेज पर सोडियम वीजीसी बंद होंगे। पर जिस तरह से धीरे धीरे खुले थे, बंद भी धीरे धीरे होंगे, तो जीरो पर आकर सोडियम वीजीसी बंद होना शुरू होंगे। बंद होने में थोड़ा समय लगेगा, ओवरशूट हो जाएगा, सोडियम हद से ज्यादा अंदर आ जाएगा, तो मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव, बाहर से नेगेटिव हो जाती है। पोटेंशियल पहुंचता है बेटा जी +30 से लेकर +45 मिलीवोल्ट, और इसी को कहा जाता है नर्व इंपल्स, यानी कि एक्शन पोटेंशियल। अब मैंने आपसे क्या कहा था बेटा जी कि पोटेंशियल जीरो हो गया है, वो डीपोलराइजेशन। ये तो मेडिकल कॉलेज के हिसाब से, पर एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है। अब ध्यान से देखो बेटा, -70 से
आप जो है कहां आ गए हो, +30। क्या पोलैरिटी रिवर्स हो गई है? हाँ बेटा जी, पहले अंदर नेगेटिव था, अंदर पॉजिटिव हो गया, और पोलैरिटी का रिवर्स होना यही क्या कहलाता है? डीपोलराइजेशन। किसकी वजह से हुआ? सोडियम इनफ्लक्स। तो एनसीईआरटी कहती है पोलैरिटी का रिवर्स हो जाना वही क्या कहलाता है? डीपोलराइजेशन। तो आज के बाद आपके लिए -70 से 0 डीपोलराइजेशन नहीं है, -70 से +30 है। अब कमाल की बात देखिए, 0 पर सोडियम VGC बंद होना शुरू हुए थे, +30 पर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो समझो +30 पर सोडियम VGC बंद हो जाएंगे, हाई वोल्टेज आ चुका है, और हाई वोल्टेज पर बेटा पोटेशियम VGC खुल जाएंगे, और पोटेशियम जो है वो बाहर जाएगा, और हम धीरे धीरे कहां पहुंच जाएंगे? वापिस से -70। यानी क्या हो जाएगा? फिर से पोलराइजेशन, यानी कि रीपोलराइजेशन। और समझो रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? +30 से -70 आना, यानी मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव करनी है। तो जो पंप बंद हो गया था वो पंप क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा, ताकि मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव किया जा सके। एक चीज समझना बेटा, जैसे रीपोलराइजेशन हुआ, मेम्ब्रेन फिर से रेस्ट में आ चुकी है, वो तैयार है दूसरा स्टिमुलस रिसीव करने के लिए। पर अगर आपने स्टिमुलस नहीं दिया तो अब क्या होगा? पोटेशियम VGC बंद होने में थोड़ा समय लगाएंगे, और पोटेशियम बाहर चल जाएगा, मेम्ब्रेन अंदर से और नेगेटिव हो जाती है। यानी क्या हो जाता है? हद से ज्यादा पोलराइजेशन, यानी कि हाइपर पोलराइजेशन। आप परेशान ना हो, यही चीजें एक मैं आपको फिर से यहां लिख के समझाता हूं, सुनना बेटा। -70 मिलीवोल्ट है, माइनस साइन क्या बता रहा है? अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। कौन सी स्टेज है बेटा? रेस्टिंग स्टेज, या फिर कह दो पोलराइजेशन। अभी स्टिमुलस दोगे तो ले लेगा, जैसे आपने इसको स्टिमुलस दिया, याद कीजिए कुछ सोडियम VGC खुलेंगे, कुछ सोडियम अंदर आएगा, हम धीरे धीरे पहुंचे -60 मिलीवोल्ट पर। यह -60 कहलाता है बेटा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। कितना चेंज हुआ है बेटा जी? +10 मिलीवोल्ट का, यह कहलाता है बेटा जी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। एक बार आप -60 पर आ गए बेटा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, कम से कम इतना पोटेंशियल ले आओगे तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा। एक बार -60 आ गया, सारे सोडियम VGC एक साथ खुल जाएंगे, सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा 0 मिलीवोल्ट। यहां सोडियम VGC बंद होना स्टार्ट होंगे, सोडियम VGCs स्टार्ट्स क्लोजिंग, पर बंद होने में थोड़ा समय लग जाएगा, तब तक और सोडियम अंदर आएगा, मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव हो जाएगी, +30 से लेकर +45 मिलीवोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। इसी को कहते हैं बेटा जी नर्व इंपल्स, यानी कि एक्शन पोटेंशियल। तो आपने देखा 0 के ऊपर ये जो कुछ भी हुआ है यही तो कहलाता है ओवरशूट। और ध्यान से देखिए, -70 से आप आ गए +30 पर, एरो ध्यान से देखिए, मैं कह सकता हूं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो चुका है, और यही पोलैरिटी का रिवर्स होना क्या कहलाता है बेटा जी? डीपोलराइजेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कौन से आयन की वजह से हुआ? सोडियम। तो ये हुआ ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स। और ध्यान से देखो, यहां सोडियम VGC बंद होना शुरू हुए थे, तो यहां पर आकर बेटा जी सोडियम VGC जो है कंप्लीटली क्लोज, और पोटेशियम VGC खुल जाएंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा, और थोड़ी देर में हम वापस कहां पहुंचेंगे? -70 पर। यही तो कहलाता है बेटा जी रीपोलराइजेशन। कौन से आयन की वजह से हुआ? पोटेशियम इनफ्लक्स या आउटफ्लक्स? आउटफ्लक्स की वजह से, जिसको ई फ्लक्स भी कहा जा सकता है। बेटा इस -70 पर आकर पोटेशियम VGC बंद होना शुरू होंगे, पर अगर थोड़ा समय लग गया तो पोटेशियम और बाहर चल जाएगा, हम -85 तक पहुंच जाएंगे, हद से ज्यादा पोलराइजेशन। यही तो कहलाता है बेटा जी हाइपर पोलराइजेशन। इसी चीज को जो है एक बार अब मैं आपको ग्राफिकल वे में समझाता हूं, बोर्ड में सब बना हुआ है, मेरे साथ समझने की कोशिश करें बेटा जी, ग्राफिकल वे में समझें। आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मैं लिख रहा हूं इधर टाइम, यहां लिख रहा हूं टाइम, यहां लिख रहा हूं बेटा जी पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट्स, यहां लिख रहा हूं पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट्स। लाइन को समझें। मान लेते हैं बेटा जी ये है -85 मिलीवोल्ट, मान लेते हैं बेटा जी ये है -70, मान लेते हैं बेटा जी ये है -60, मान लेते हैं बेटा जी ये है 0, मान लेते हैं बेटा जी ये है +30 मिलीवोल्ट। अब समझने की कोशिश करना, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये जो -70 वाली लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? पोलराइजेशन यानी रेस्टिंग स्टेज। अभी जो है बेटा सोडियम VGC पोटेशियम VGC एक साथ बंद है, अभी इसको स्टिमुलस दोगे ये ले लेगा, और जैसे आप स्टिमुलस दोगे कुछ सोडियम VGC खुलेंगे, बच्चों समझो कुछ सोडियम VGC खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, धीरे 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 हम पहुंच गए -60।
यही तो -60 कहलाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। कितना चेंज हुआ बेटा? चेंज हुआ है +10 मिलीवोल्ट, यही कहलाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। एक बार -60 आ गया, याद करो सारे सोडियम वीसी एक साथ खुल जाएंगे और सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा, तुरंत हो जाएगा 0। यहां सोडियम वीसी बंद होना शुरू होंगे पर बंद होने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तो और सोडियम अंदर आएगा, ओवरशूट हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे +30। यही तो कहलाता है नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल। ध्यान से देखिए बेटा जी, आप -70 से +30 पर आ गए, पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, इसी को कहा जाता है डीपोलराइजेशन। किसकी वजह से बेटा जी? सोडियम इनफ्लक्स। अब समझो यहां पर जो है सोडियम वीजीसी कंप्लीटली क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम वीसी चालू हो जाएंगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम बाहर जाएगा और हम वापस से -70 पर आ जाएंगे। तो +30 से -70, यही तो कहलाता है रीपोलराइजेशन। किसकी वजह से? पोटेशियम आउटफ्लक्स की वजह से। और हाँ बेटा, इस -70 पर पोटेशियम वीसी बंद होना शुरू होंगे, थोड़ा समय लग जाएगा और पोटेशियम बाहर चल गया तो मेम्ब्रेन अंदर से और नेगेटिव हो जाती है, इसी को कहा जाता है बेटा जी हाइपर पोलराइजेशन। ऐसा कुछ उम्मीद करता हूं ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको ऑब्जर्व कीजिए बेटा। अगर मैं आपको एनसीईआरटी की एक लाइन समझाऊं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, स्टार सर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेटा, स्टिमुलस की वजह से सोडियम वीजीसी खुलते हैं, तो मेम्ब्रेन किसके लिए परमेबल होती है? सोडियम के लिए। पर ये जो सोडियम के लिए परमिटिव बड़ी है ना बेटा, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि आपको पता है थोड़ी देर के अंदर तो डीपोलराइजेशन हो जाता है, नर्व इंपल्स बन जाती है और सोडियम वीसी बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद परमिटिव किसके लिए बढ़ जाती है? पोटेशियम के लिए, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम बाहर चल जाता है और रेस्टिंग पोटेंशियल को रीस्टोर करता है और मेम्ब्रेन फिर से तैयार हो जाती है एक नया स्टिमुलस रिसीव करने के लिए। तो एनसीईआरटी की लाइन तो सुन मेरे बच्चे, एमजे सर अल्फाबेट्स भी चेंज नहीं करते, लिखा हुआ है द राइज इन stimulus induced permeability to sodium is extremely short lived. It is quickly followed by the rise in permeability for potassium, and within fraction of seconds potassium diffuses outside the membrane and restores the resting potential at the site of excitation, and the membrane once again become responsive for further stimulation. तो यहां पर अभी हमने सिर्फ नर्व इंपल्स का जनरेशन देखा है बेटा। व्हाट इज नर्व इंपल्स? +30 मिलीवोल्ट। तो मैं कह सकता हूं नर्व इंपल्स जनरेट्स एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन, जहां डीपोलराइजेशन खत्म होता है, इस +30 मिलीवोल्ट को कहा जाता है नर्व इंपल्स। फिर ये नर्व इंपल्स यहां से कंडक्ट हो जाती है। कंडक्ट कैसे होगी वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा इसको ऑब्जर्व कीजिए, रिवाइज कीजिए, मैं आपके साथ यहीं पर जुड़ा हुआ हूं। पूरे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर हो जाएंगे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों टॉपिक का नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन नर्व इंपल्स। अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है नर्व इंपल्स का जनरेशन, जहां डीपोलराइजेशन एंड होता है, जो +30 मिलीवोल्ट है उसे कहा जाता है नर्व इंपल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल। कंडक्शन तो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में बेटा जी, तब तक आप इसको रिवाइज भी कर चुके होंगे। फिर हम एनसीईआरटी के फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों लास्ट में आपके एमजे सर जो हैं कुछ नई बात आपसे करना चाहते हैं। वेलकम टू एमजे टॉक्स। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, सब्जेक्ट तो मैं आपको समझाऊंगा ही सही, पर लास्ट के 2-3 मिनट में मैं आपको जीवन भी समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना है, हिंदुस्तान का बेहतरीन डॉक्टर बनना है। बच्चों आपको पता होना चाहिए आज 10 जुलाई है, तो हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर साल जून से जुलाई के बीच में जब फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, तो उसको जो है गुरु पूर्णिमा के तौर पर हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता है। तो बच्चों आज जो है बेटा जी सन 2025 का बहुत ही खूबसूरत दिन है, वो पर्व है जब हम गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। टॉपिक हो चुका है बच्चों, फिलहाल बातें चल रही हैं एमजे टॉक्स की। बायोलॉजी तो समझेंगे, थोड़ा जीवन भी समझना होगा ताकि हम तैयारी कर सकें अपने आप को बिल्ड करने की। तो समझे बच्चों, आज 10 जुलाई 2025 है।
आज के दिन हिंदुस्तान जो है वो गुरु पूर्णिमा को जो है सेलिब्रेट करता है अपने सभी गुरुओं को, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक गुरु हो सकते हैं, उनके हार्डवर्क को ट्रिब्यूट पे करने के लिए, उनको जो है रेस्पेक्ट देने के लिए हिंदुस्तान जो है हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वो सेलिब्रेट करता है। बच्चों, हम नहीं चाहते कि आप हमारी तारीफ करें, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन एमजे टॉक्स के माध्यम से एमजे सर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जो सबसे पहले गुरु हैं बेटा वो पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स का ओहदा जो है वो सबसे ऊपर है बच्चों जी। तो आज बस एमजे टॉक्स में एमजे सर बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि समय निकालकर पेरेंट्स से बात कर लीजिए। वैसे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूं पेरेंट्स आपके साथ होंगे, नहीं भी हैं तो कम से कम बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क मैं आज आपको दे रहा हूं एमजे टॉक के माध्यम से। अपने पेरेंट्स से मुलाकात कीजिए, मम्मी पापा से मुलाकात कीजिए और एक छोटा सा थैंक यू उन्हें कह दीजिए। बेटा, आज आप जहां भी हैं, जो भी आप कर पा रहे हैं, उसका पूरा क्रेडिट जो है वो आपके पेरेंट्स को जाता है। तो आपके जीवन के पहले गुरु हैं। बेटा, आप हमारी तारीफ करें चाहे ना करें, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वैसे पड़ता तो है, पर मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन का बच्चा है, माँ बाप के पास बैठा है, वही तो आपके पहले गुरु हैं। तो उस गुरु पूर्णिमा पर उनसे बात कीजिए, कम से कम उन्हें एक बार थैंक यू आप जो है कह सकते हैं। और अगर आप थैंक यू ना भी कहें, क्योंकि ऐसी बातें बोलना थोड़ा सा अजीब हो जाता है, हम समझते हैं उस चीज को, तो कम से कम पेरेंट्स को एक बात बोल दीजिए कि पापा मम्मी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, पर हर दिन मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा। ये प्रॉमिस आप अपने पेरेंट्स से, अपने पहले गुरु से आज के इस पावन पर्व पर कर दीजिए। उनसे आप कह दीजिए बच्चों कि पापा मैं अपना बेस्ट करूंगा, मैं अपना बेस्ट करूंगी, मैं अपना 100% देना चाहता हूं, 100% देना चाहती हूं, सिलेक्शन को लेकर पूरी मेहनत कर रही हूं। अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बात की बात है बेटा जी। पर एमजे टॉक्स में एमजे सर बहुत खूबसूरत संदेश आपको देना चाह रहे हैं। पेरेंट्स से मुलाकात करेंगे, उन्हें छोटा सा शुक्रिया कहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और उन्हें यकीन दिलाएंगे कि एक एक बच्चा भले ऑनलाइन में बैठा है पर वो कॉन्फिडेंस के साथ अपना बेस्ट देगा। हम तो दे रहे हैं बच्चों, तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। उन्हें यकीन दिलाइए और इस गुरु पूर्णिमा पर आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से मैं नमन करना चाहूंगा। आज हमने पढ़ा बच्चों सिर्फ माइलिनोजेनेसिस एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। नेक्स्ट स्टार लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।